हाय एवरीवन, वेलकम बैक खमागणी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्री मॉडर्न पीरियड से। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया कि वेरेनियस ने क्या बोला था। वेरेनियस ने जिस तरीके से डाइकोटोमी या जिसको हम ड्यूअलिज्म बोलते हैं उस पर बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था कि चाहे वो हमारी फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी हो या फिर हमारी सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल, सिस्टमेटिक बोले तो यूनिवर्सल ऑल्सो वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी हो, इन सब के बारे में मतलब टू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी यहाँ पे आना धीरे धीरे शुरू हो गई थी। बट ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। एंड दिस अभी हम जो बात करेंगे प्री मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे, हम ये बात करेंगे कांत के बाद में 1790 से 1859 तक क्या ज्योग्राफी का स्टेंस था। 1859 एक बहुत ही मेमोरेबल ईयर इन अ सैड न्यूज़ माना जाता है कि दिस वाज द ईयर जो हम्बोल्ट एंड रिटर दोनों की डेथ हो गई थी। दोनों महान ज्योग्राफर थे, दोनों को फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के नाम से बोला जाता है। और ये पर्टिकुलर लेक्चर हमारा हम्बोल्ट एंड रिटर पे डेडिकेटेड रहेगा। हम्बोल्ट ने क्या बोला, रिटर ने कैसा बोला। देखो, बताने को तो मैं आपको 10 मिनट में समझा दूंगी कि हम्बोल्ट ने क्या बोला था और रिटर ने क्या बोला था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप ना इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखो। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आपका हमेशा चाइल्डहुड से एक इंक्लिनेशन उस तरफ रहा होगा। सो फॉर यू it is easier to understand astronomy, it is easier to believe that you believed in some certain concept. Similarly, अगर हम हम्बोल्ट और रिटर का थोड़ा सा लाइफ स्केल चेक करते हैं, देखते हैं ना कि किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग थी, उनका क्या जॉब था, किस तरीके से रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन था, यू विल फाइंड अ वेरी ईजियर वे टू अंडरस्टैंड कि वाई हम्बोल्ट सेड कि मैं यूनिवर्सल ज्योग्राफी पे, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पे आई एम फाइंडिंग इंटरकनेक्शन बिटवीन दी अर्थ एंड दी मैन। हर एक जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक लिविंग बींग है उनके बीच में एक इंटरकनेक्शन है। एंड वाई रिटर, कार्ल रिटर वॉज मोर एम्फेसाइज्ड इनटू कि why I'm talking about the regional geography, I'm talking about one particular area having some particular features। तो क्यों ऐसा आया इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम वन बाय वन हम्बोल्ट एंड रिटर के बारे में बात करेंगे। हम्बोल्ट जो है ये बहुत जिसको बोलते हैं ना कि अ पर्सन बियॉन्ड हिज टाइम, अ पर्सन हु वॉज द फॉरमोस्ट इंटेलेक्चुअल। इन्होंने साइंस के बहुत सारी ओरिजिनल ब्रांचेस में बहुत कंट्रीब्यूट करा था। इनका इम्पैक्ट जो है ये हमारा इम्पीरियलिस्ट या फिर जिसको हम पॉजिटिविस्ट भी बोलते हैं, इसके अंदर काफ़ी अच्छा था कि साइंस में, साइंटिफिक रिसर्च में। देखो, ये वो एरा था जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो गया है। जैसे कि हमने देखा कि इमैनुअल कांत के बाद में क्या हुआ कि साइंटिफिक थ्योरीज पे ज़्यादा एम्फेसिस होने लग गया है कि गिव मी अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन फॉर दैट, गिव मी अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट वाई इट इज़ हैपनिंग। सो हमारा रीज़न, उस रीज़न REAS और रीज़न वाला रीज़न, ओके, कि इसका कारण क्या है, पीछे क्यों हो रहा है, आप तह तक जा रहे हो उसके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान हो रहा है। ये वो एरा है जहाँ पे आप फिलोसफी पे ध्यान दे रहे हो बट आप फैक्ट पे बहुत ध्यान दे रहे हो। तो हम्बोल्ट जो है ये साइंस की काफ़ी ब्रांचेस के अंदर एक लीडिंग फिगर के नाम से जाने जाते थे। इनका बहुत एक फॉर्मिंग ग्राउंड था फिलॉसफी और मेथड ऑफ न्यू साइंस पे, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के नाम से भी बुलाया जाता है। मॉडर्न ज्योग्राफी के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि इनका जो साइंटिफिक एंटरप्राइज था कि नॉट जस्ट सिंथेटिक बट सिस्टमेटिक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक आपका रीजनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए वहाँ पे। तो हम्बोल्ट का जो, अगर देखो हम्बोल्ट का ना थोड़ा सा लाइफ थ्योरी समझने की कोशिश करो। हम्बोल्ट एंड रिटर को दोनों कंटेम्प्रेरी थे अपने टाइम के, एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों का डेथ जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे हुआ था। बट रिटर एंड हम्बोल्ट का व्यू डिफरेंट था। हम्बोल्ट एट अ पॉइंट बोल रहे थे कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल ज्योग्राफी। एंड रिटर पर्टिकुलरली टॉक्ड अबाउट द रीजनल ज्योग्राफी कि हम एक सिर्फ पर्टिकुलर पिक्यूलर रीजन के ना पिक्यूलर स्पेसिफिक रीजन के अंदर बात कर रहे हैं। दोनों कंटेम्प्रेरी थे, दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, बट दोनों ही कलेक्टिवली फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले हम हम्बोल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे कि हम्बोल्ट ने क्या क्या चीज़ें बताई थी। मैं आपको नोट्स दे दूंगी, इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं होगी। सो अगेन हमारा सेम ही प्रोसीजर चलेगा कि आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी अटेंटिवली एंड साथ में आप उसके धीरे धीरे नोट्स पे बनाओगे, राइट, कूल।
ऑल राइट, देखो हम्बोल्ट जो है, इनका नाम है पूरा अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। ये 1769 के अंदर बर्लिन में एक पर्शियन एट्रोक्रेसी जो था, एरिटोक्रेसी, उसके अंदर इनका बॉर्न हुआ था। इनके फादर एक पर्शियन आर्मी में ऑफिसर थे, बट जब अलेक्जेंडर 10 साल के थे, जब हम्बोल्ट 10 साल के थे, तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। बट इनकी जो मदर थी, शी वॉज वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स दी एजुकेशन, सो शी गेव हिम अ वेरी वेरी गुड एजुकेशन। इनको प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ाया गया था। इनका एक भाई भी था। तो हम्बोल्ट ने अराउंड 1787 के आसपास में यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी एज अ टीचर। ही वेंट ऑन, नहीं एज अ स्टूडेंट, सॉरी, नॉट एज अ टीचर। वो पढ़ने के लिए गए, बट वो साथ में काफ़ी एक्सप्लोर भी करते थे। तो इसी टाइम पे, दैट टाइम व्हेन ही वाज इन द यूनिवर्सिटी, वो एक पर्सन से मिले थे जिनका नाम था जॉर्ज फ्रॉस्टर। जॉर्ज फ्रॉस्टर से मिलके उनका जो पूरा इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स चला गया था। ये वांटेड टू स्टडी लॉट मोर अबाउट द प्लांट फील्ड ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट एरियाज में कैसे प्लांट्स या आसपास के एनवायरनमेंट से उनका किस तरीके से नेचर चेंज होता है। तो ये लोग आपस में बहुत एक्सप्लोरेशन के लिए जाते थे, यूरोप में कभी, इंग्लैंड में कभी, हाइकिंग पे चले गए हैं आसपास के, जस्ट मोर इनटू ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या करते थे, हम्बोल्ट का एक बड़ा खूबसूरत सा रीज़न था। ये बोलते थे कि मतलब ये जो जैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे अरब हैं, अरब के जब स्कॉलर्स की बात हमने करी थी, तो मोस्टली वो क्या कर रहे थे कि हाँ, वो ऑब्जर्वेशंस को लिख रहे थे। उन्होंने कोई भी नई चीज़ नहीं लिखी थी। लेकिन यही चीज़ जब यही चीज़ जब हम्बोल्ट पे आई, तो हम्बोल्ट ने बोला कि जितने भी फैक्ट या जितने भी जनरल ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं, वो सब हमको एक नई डिस्कवरी की तरफ लेके जा सकते हैं। और इसलिए इनको फर्स्ट जर्मन मेथडोलॉजिकल जियोग्राफर के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि यार आप देख रहे हो, मैं भी देख रहे हैं, वी ऑल आर ऑब्जर्विंग, बट व्हाट न्यू यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट इज़ द पॉइंट दैट मैटर्स द मोस्ट। तो उसके अंदर ये इसीलिए इन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत एक्सप्लोर बहुत करा था, बहुत ऑब्जर्वेशन करी थी। तो उस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। तो इनकी एक किताब है जिसका नाम है कॉस्मोस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ हिज। इसके 5 वॉल्यूम हैं। 5 वॉल्यूम में इन्होंने डिफरेंट रिसर्च जो करी थी उसके बारे में बात करी थी। तो इनिशियली हम्बोल्ट ने ना प्लांट जियोग्राफी को ही अपना अटेंशन दिया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये जब बात करते थे अर्थ की, तो ये बात करते थे अर्थ की एज एन ऑर्गेनिक थिंग, कि अर्थ एक ऑर्गेनिक थिंग है। तो यहाँ पे जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जिसके अंदर ये प्लांट को भी इंक्लूड करते थे और मेन को भी इंक्लूड करते थे, कि प्लांट एंड मेन का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, और मेन का एनवायरनमेंट पे, और एनवायरनमेंट का मेन पे एंड प्लांट पे, दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसी को इन्होंने इंटरकनेक्टेडनेस बोला, कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, देयर इज़ नथिंग सेपरेट इनटू दैट। तो इनकी काफ़ी ये अब ऐसा बोल लो कि बुक्स आई थी जो पर्टिकुलरली प्लांट पे स्टडी करती थी कि किस तरीके से प्लांट का इंटर रिलेशनशिप है। तो इन्होंने पूरा एक ये बताया था कि जो वर्ल्ड ऑफ नेचर है वो एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये इन्होंने अपनी ट्रिप में बहुत बार जो एक्सपेरिमेंटल एम्पिरिकल डेटा आता था, इसमें इन्होंने देखा भी था। और एक चीज़ इन्होंने कंफर्म कर ली थी कि इस चीज़ में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, कि जो एक ऑर्गेनिक, जो हमारा एंटी मैकेनिस्टिक वर्ड होता है, और जो हमारा जो नॉलेज अक्वायर करा है हमने, इसमें आप कुछ नया नहीं डिस्कवर करके ला सकते हो क्या। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी करी। देखो अभी ये यूनिवर्सल साइंस की तरफ थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन हो रहे हैं। 1793 के अंदर हम्बोल्ट ने और इनका एक दोस्त था, इन्होंने बोला कि हम 20 ईयर्स का एक प्रोजेक्ट लेंगे। सो इससे पहले क्या हुआ था कि हम्बोल्ट के फादर की डेथ हो गई थी, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स जब उनके मदर की डेथ हो गई थी, देन उनको इतना प्रॉपर्टी इनकी मदर छोड़ के गई थी कि ही हैड सफिशिएंट मनी टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट वर्किंग समवेयर। सो ये थॉट कि इस जो हेरिटेड मनी है, इसको ये आगे अपने एक्सप्लोरेशन के लिए, अपने रिसर्च के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने एक 20 साल का प्रोजेक्ट लिया कि हम पूरे अर्थ पे प्लांट कैसे कैसे होता है, क्या कनेक्शन है रेस्ट ऑफ द नेचर का, और इसका मैन काइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी एक 20 ईयर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अराउंड 2 साल के बाद में उन्होंने अपना दिमाग पूरा चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं एक और
पॉजिटिव व्यू ऑफ यूनिटी ऑफ फिनोमेना इन नेचर में बात करेंगे, विच मीन्स फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक ऑन द यूनिवर्सल साइंस. ही नेवर पर्टिकुलरली टॉक्ड अबाउट कि यूरोप में ही इस तरह के प्लांट हैं क्या. ही वॉन्टेड टू सी कि कोस्टल एरियाज के पास में, माउंटेन एरियाज के पास में, डिजर्ट के पास में किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका नेचर का. सो फ्रॉम वेरी स्टार्ट ही वॉज इन द इम्पैक्ट इन द इन्फ्लुएंस कि मुझे एक यूनिवर्सल साइंस जो हर जगह एप्लीकेबल होती है, आइडिया ऑफ यूनिवर्सल साइंस जो है इस पे वर्क करना है. डिफरेंट पॉइंट मुझे ऑब्जर्व करने हैं, अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया से, डिफरेंट फील्ड ऑब्जर्वेशंस करनी है. फिर उन फील्ड ऑब्जर्वेशंस को मैं एक लॉ में बनाऊंगा. ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको जनरल लॉ में बनाया जाएगा और ये जो लॉ है ये मेरे यूनिवर्सल साइंस के बेसिक्स रहेंगे. तो इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा स्टडी करा था. तो इन्होंने नॉट जस्ट इन द जियोग्राफी के अंदर इनका, अगर आप बोलोगे ना कि हार्ड कोर जियोग्राफी में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो हार्ड कोर जियोग्राफी में या सिर्फ इन्होंने जियोग्राफी के लिए स्टडी करी उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है. लेकिन इसके अलावा इन्होंने जो स्टडी करी और उसका जो लिंकेज बताया, क्योंकि हम जब बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी की, ह्यूमन जियोग्राफी की, तो हम सिर्फ पेड़ या फिर हमारे जो नदियाँ हो गई है या फिर समुद्र हो गए, इनके साथ में हम मेन के रिलेशन की थोड़ी बात करते हैं. वी ऑल्सो टॉक अबाउट द बायो जियोग्राफी ऑल्सो, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द एनवायरमेंट जियोग्राफी ऑल्सो, नेचर का क्या रोल है. और ह्यूमन जियोग्राफी तो पूरा बात ही नेचर और मेन के बारे में करता है. तो हालांकि इनका डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, बट इनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था जो स्टडीज़ इन्होंने करी थी. जैसे इन्होंने एक स्टडी करी थी जिसमें था कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो हैं वो एनिमल्स में ऐसे भेजे जाती थी. एंड ही स्टडीड की ये जो इलेक्ट्रिक पल्सेस भेजी जाती हैं ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को उनका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है. तो ये इन्होंने एक स्टडी करी थी और उसको इन्होंने पब्लिश भी करा था. नर्व फाइबर करके एक बुक आया था इनका. तो उसके बाद में हम्बोल्ट ने अपना जो टूर है उसको जारी रखा और वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने एक ग्रुप के साथ जाते गए थे. वैसे देखा जाए तो लाइक ही रियली हैड अ फैंटास्टिक लाइफ, क्योंकि उन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करा. ही स्टडीड एंड आई डोंट नो how he got all the time. He has written so many books, like literally so many books. and इनकी जैसे इनको बोला जाता है ना कि पायोनियर ऑफ द जियोग्राफी और द फादर ऑफ द मॉडर्न जियोग्राफी, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स यू हैव केप्ट. जियोग्राफी में सिर्फ कोर जियोग्राफी में कंट्रीब्यूट करने वाले भी बहुत सारे जियोग्राफर्स हैं, बट स्टिल ही इज़ नॉन एज दैट, क्योंकि इन्होंने जो एक बताते हैं ना कि फ्लो या फिर एक नई चीज़ स्टार्ट करी इन्होंने, वो इनका फ्लो था. And I don't know how did he get so much time to travel the world, to write so many books, to have good friends, and also to work in a university and to work with the government also. He was actually very closely working with the government also. तो इनका ना साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन चला था 1799 से 1804 के अंदर साउथ अमेरिका के अंदर. तो ये साउथ अमेरिका में गए, पूरा इन्होंने ट्रैवल करा. तो जब इन्होंने ट्रैवल करा तो एक तो हमने जब रिवर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा था तो हमने रिवर कैप्चरिंग की बात करी थी. तो ये इन्होंने अमेजोन रिवर पे स्टडी करा था कि किस तरीके से अमेजोन रिवर कैप्चरिंग कर रही है. दैट वाज वन. फिर ये अपना एंडीज़ पे गए, एक्वाडोर पे गए, पेरू पे गए. तो यहाँ पे इन्होंने क्या स्टडी करा कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड से वहाँ एल्टीट्यूड एंड एयर टेम्परेचर का वेजिटेशन पे, उस वेजिटेशन का वहाँ पे नेचर ऑफ एग्रीकल्चर कैसा है, उन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उनका इंटर रिलेशनशिप है, इसके बारे में बात करी थी इन्होंने. तो दैट वाज, अभी भी हम देखते हैं ना कि जैसे माउंटेन एरिया आ जाता है, जैसे हिमालयाज हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाते जाओगे आपका टाइप ऑफ प्लांट डिफरेंट, टाइप ऑफ वेजिटेशन डिफरेंट हो जाता है. सो दैट इज़ व्हाट ही हैज स्टडीड. और ऐसा नहीं है कि इनसे पहले कभी किसी ने ऑब्जर्व नहीं करा होगा, बट इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, साथ में इन्होंने कंक्लूजन निकाला और उसी ऑब्जर्वेशन से एक नई डिस्कवरी लेके आए थे. तो एक तो इनका ये था कि एल्टीट्यूड और टेम्परेचर का वेजिटेशन के साथ में क्या इम्पैक्ट है. दूसरा इनका ये भी था कि एल्टीट्यूड का ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है. जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों पे लाइफ बिल्कुल अलग होती है ना, आपका सेटलमेंट, आपका खान पान, रहन सहन, ट्रेडिशन सब कुछ अलग होता है. सो एक इन्होंने ये ऑब्जर्व करा था. तीसरा इन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा था, ये पेरुवियन करंट का भी था, एक इन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा था कि जो एंडीज़ है, एंडीज़ हमारा वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है. तो उस वक्त पे एसी वर्नर का एक थ्योरी था, उन्होंने बोला कि जो जितनी भी रॉक हैं उन सब का सेडिमेंट्री ओरिजिन है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड थ्योरी. तो इस थ्योरी को उन्होंने कॉन्ट्रोडिक्ट करा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो एंडीज़ में देख रहा हूँ ये तो वॉल्केनिक इरप्शन के बने हुए हैं, यहाँ तो ग्रेनाइट है, सो यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ था.
इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, बट हाँ ही ऑब्जर्व दिस थिंग एंड ही मेंशन इट इन हिज बुक। उसके बाद में जब वो यहाँ पहुँचे पेरुवियन के पास में, पेरुवियन कोस्ट के पास में, तो वो पेरुवियन कोस्ट के पास में ओशन करंट को ऑब्जर्व करने लगे। ओशन करंट को जब उन्होंने ऑब्जर्व करा, देन ही सॉ कि वाटर किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। सो मतलब हम बोल सकते हैं कि ही वॉज सम हाउ द फर्स्ट वन टू डिस्क्राइब कि मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, विच मीन्स करंट में कैसे होता है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व कि यहाँ पे अपवेलिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी फिशेज हैं, और इन फिशेज को खाने के लिए यहाँ पे इतने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, मतलब नॉट लाइक एग्जैक्टली क्वांटिटी ऑफ द बर्ड्स ही टोल्ड, बट ही जस्ट टोल्ड कि इन पे यहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अपवेलिंग से न्यूट्रिशंस ऊपर आ रहे हैं और उनको हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ फिशेज इंक्रीज हो रही है एंड जिससे नंबर ऑफ बर्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक बर्ड था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, उस बर्ड के सैंपल को, उस बर्ड की इसको क्या बोलते हैं हम, बर्ड ड्रॉपिंग्स जो होती हैं, इसको इन्होंने सैंपल लेके यूरोप भेजा था फर्दर एग्जामिनेशन के लिए कि उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल हैं। और इनके इसी इनिशिएटिव की वजह से ये एज एन फर्टिलाइज़र कमर्शियल एक्सपोर्ट इसका स्टार्ट हो गया था, बिकॉज इट वाज वेरी जिसको बोलते हैं ना कि लाइक हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट बर्ड ड्रॉपिंग हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज विच इवेंचुअली वी स्टार्टेड यूजिंग एज अ फर्टिलाइज़र। तो ये इनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। देन इसीलिए इसको जो हम पेरुवियन करंट है, इसको हम हम्बोल्ट करंट भी तो बोलते हैं ना। हमने जब ओशनोग्राफी पढ़ा था तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि हम इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। सो ये इन्हीं के नाम पे था कि इसको हम्बोल्ट करंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ वन ऑब्जर्वेशन। तो हम्बोल्ट जो है ये इसके बाद में ये वापस आ गए अपनी पूरी ट्रिप से। फिर उन्होंने बोला कि मैं बहुत सारा पूरे अराउंड द ग्लोब में फिजिकल हिस्ट्री का बहुत सारा डेटा लेके आया हूँ। नाउ इट इज़ टाइम कि आई सिट एंड आई स्टडी कि किस तरीके से ये प्लांट जो है और अपने नेचर के साथ किस तरीके से चेंज होता है, और एक यूनिवर्सल स्टडी, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लेके आया जाए जिसमें कंसिडरिंग कि प्लांट का एक लोकल एसोसिएशन होता है डिफरेंट क्लाइमेट से। जैसे वाटर बॉडी के आसपास में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मिलेंगे और यहाँ से 5 किलोमीटर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट मिलेगा। और ये सिचुएशन सिर्फ आपको एक जगह पे नहीं, वर्ल्ड में पूरी जगह पे जहाँ पे भी इस तरीके की सिचुएशन होगी कि मॉइस्चर लेवल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे फर्टिलाइजर कैसा है या सॉइल टाइप कैसा है, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आप कहीं पर भी चले जाओ वर्ल्ड में वेजिटेशन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बात करना स्टार्ट करी थी। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं ये जितनी भी स्टडी मैंने अपनी करी है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस मैंने अपनी करी हैं, अगर मैं इन सब को एक सिंगल पिक्चर में लेके आ जाऊं तो मेरा एक यूनिवर्सल स्टडी होना स्टार्ट हो जाएगा, विच मीन्स कि आई कैन गिव अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कि इस तरीके से पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा चलता है। तो इनका जो पिक्चर था ना, अभी हम मोस्टली आप मेरे को सुन रहे हो बोलते हुए कि हम प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड नेचर की बात कर रहे हैं, बट इट वाज नॉट जस्ट दैट। हम्बोल्ट ने मेन का भी बात करी थी, क्योंकि हम्बोल्ट के हिसाब से एज सच कोई डाइकोटोमी नहीं थी। हम्बोल्ट ने कभी भी फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करा। इनको लगता था कि दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड है, कोई डाइकोटोमी नहीं है दोनों के बीच में, दोनों ही ज्योग्राफी को इम्पैक्ट करती हैं और दोनों ही ज्योग्राफी मतलब से इम्पैक्टेड होते हैं। तो इनका ये था। साथ में हम्बोल्ट ने थोड़ा सा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर भी बात करी थी, इसको नोट कर लो, हालांकि ये नोट्स में भी है। इन्होंने ज्योग्राफी में भी बात करी कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे है। तो इनको मतलब वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू रीजनल इकोनॉमिक ज्योग्राफर के नाम से भी जाना जाता है। वाई आई एम सेइंग इकोनॉमिक रीजनल ज्योग्राफर, क्योंकि इन्होंने पूरा यूनिवर्सल रीजनल कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। इन्होंने एक स्पेनिश कॉलोनी थी, उस पर उन्होंने स्टडी करी थी, तो इसका इम्पैक्ट इन्होंने दिया था। अब इसके साथ में जो हम्बोल्ट थे वो एक ह्यूमनिस्ट भी थे। ही वॉज लाइक अ वेरी वेरी गुड ह्यूमनिस्ट। वो जिसको बोलते हैं ना कि सोशल इंजस्टिस के लिए फाइट करते थे। सो वो थे, मतलब इन्होंने काफ़ी अपनी जो भी नॉलेज थी या फिर व्हेरेवर देयर वाज अ सोशल क्राइसिस ही वाज ऑलवेज देयर। तो दैट वाज दिस। अच्छा, अब ये तो इनका मेजर ये स्टडी वर्क था कि कैसे इन्होंने सारा डेटा कलेक्ट करा, किस एक जनरल कॉन्सेप्ट पे वो पहुंचे हैं, किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया की कंपैरेटिव स्टडी करी, उन्होंने बॉटनिकल जियोग्राफी पे क्वांटिटेटिव वर्क करा। उनका एक ऐसे था जियोग्राफी ऑफ प्लांट पे, जिसमें इन्होंने ये नोवेल आइडिया दिया था कि कोई भी जो ऑर्गेनिक लाइफ है वो आसपास की फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं उससे इम्पैक्टेड रहती हैं। आप देख लो, कोई भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देख लो, आप डेजर्ट में ज़ेरोफाइटिक कंडीशंस देख लो प्लांट की,
आसपास की फिजिकल कंडीशन से ही तो इम्पैक्टेड हो रही हैं, वो नहीं हो रही हैं क्या? दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट? ठीक है, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब जब इन्होंने ट्रैवल कर लिया तो अब समय था, और ये बीच में जब पूरा इन्होंने इतना अपना ट्रैवल करा तो इनके पैसे भी ख़त्म हो गए से थे। सो ही थॉट कि नाउ इट इज़ टाइम दैट आई वर्क ऑल्सो, सो ही स्टार्टेड वर्किंग समवेयर, बट इवेंचुअली ओवर टाइम ही वॉन्टेड अ ब्रेक ऑल्सो, कि बिकॉज हिज हार्ट वाज ऑलवेज विद द रिसर्च, हिज हार्ट वाज ऑलवेज विद द प्लांट जियोग्राफी, सी ही वॉन्टेड टू वर्क। सो उन्होंने कुछ ब्रेक लिया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दी कॉस्मोस। ठीक है, तो ये जो कॉस्मोस इन्होंने लिखा था 5 वॉल्यूम के अंदर लिखा था, यूनिवर्सल साइंस का कॉन्सेप्ट देके लिखा था, एंड दैट इज़ द बुक। ये सब मैंने आपको बता दिया है। दैट वाज द बुक जिसको बोलते हैं ना कि इट चेंज्ड द फेस ऑफ द प्लांट जियोग्राफी। दैट वाज इट। फाइनली ही बॉट टुगेदर ऑल द रिसर्च फ्रॉम हिज लॉन्ग करियर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम्बोल्ट की जो राइटिंग है वो देखो अगेन, इनसे पहले और या फिर इनके कंटेम्प्रेरी जो भी जियोग्राफर्स आए थे या फिर जो भी कंट्रीब्यूटर्स आए थे, उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है। तो इन्होंने चार्ल्स डार्विन से, थोरो से, जॉर्ज से, इमैनुअल कांट से, इनफैक्ट वेरेनियस से, इन सब से इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी। इनका एक फिलोसॉफिकल पॉइंट आता है विच कम्स फ्रॉम द इमैनुअल कांट। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अभी थोड़ा सा सुनो कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था हमारी जियोग्राफी के लिए। तो इन्होंने क्या बताया, देखो, since he was a master in he had knowledge of botany, climatology, ecology, physiology and what not, but वो empirical method के master थे, which means कि वो observations करते थे, but वो empirical and detective दोनों method के बारे में बात करते थे। He never said कि I will only be observing, and he never said कि I will only be giving you some mathematical laws or some general laws। so इन्होंने जो भी चीज़ देखी उसको उन्होंने ऑब्जर्व करा और एक नई स्टडी लेके आए थे। तो हम्बोल्ट ने बताया था कि जो नेचर है वो एक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको स्किप मत करना, नेचर जो है वो एक ऑर्गेनिक होल है। ठीक है, WHOLE ऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है जो एक हारमोनियस इंटर रिलेशनशिप रखता है किसके साथ में, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग बिलोंगिंग्स के साथ में। जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनके साथ इस ऑर्गेनिक नेचर का एक इंटर रिलेशनशिप है, और यही यूनिवर्सल साइंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? ये बोल रहे हैं कि नेचर का नेचर का लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के साथ में एक रिलेशनशिप है, और वही रिलेशनशिप है जो इसको एक यूनिवर्सल साइंस बनाता है। और यही चीज़ जो इन्होंने कॉस्मोस लिखा था ना, इस कॉस्मोस के अंदर इन्होंने इसी यूनिवर्सल साइंस का एक पूरा चैप्टर लिखा था, एंड दैट इज़ वेयर ही गेव द फाउंडेशंस ऑफ यूनिवर्सल साइंस। ठीक है, ये था। तो इनकी जो स्टडी थी, इनको क्यों बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, क्योंकि इनकी जो स्टडी थी अर्थ साइंस की, चाहे वो पूरा यूनिवर्सल हो चाहे एक पर्टिकुलर रीजन के पार्ट की हो, इन्होंने जब एम्फेसिस करा था ना कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इसमें इन्होंने सिर्फ प्लांट या नेचर के बारे में बात नहीं करी थी, इन्होंने मैन को इंक्लूड करा था। मैन वॉज एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक अर्थ, ऑफ दिस ऑर्गेनिक नेचर। तो ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके साथ में इन्होंने ये भी एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके से जो फिनोमिना है, और यहीं से देखो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल साइंस है ना, इसको इन्होंने एक्सप्लेन करा था। एक तो इनका कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारा पूरा क्या है, यूनिवर्सल, लाइक ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो अब इन्होंने जब इस इंटर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा, तो इन्होंने बोला कि जो भी मतलब देयर इज़ अ फिनोमिना which occur at different places and has a spatial distribution। सिंपल भाषा में बोले तो इन्होंने बोला कि ये जो इंटरकनेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरकनेक्शन है लिविंग नॉन लिविंग एंड नेचर के बीच में, ऑर्गेनिक नेचर के बीच में, ये एक जगह पे इट्स अकरिंग टुगेदर इन प्लेसेस। इट्स नॉट कि यहाँ पे हो रहा है। यूरोप में अगर किसी तरह का मुझे इंटर रिलेशनशिप प्लांट मैन एंड आई मीन टू से वेजिटेशन मैन एंड नेचर के साथ में दिख रहा है, तो वो मुझे यूरोप में ही दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं है। इसी तरह का फिनोमिना जो है, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है, जहाँ जहाँ पे इस तरह की कंडीशंस रहेंगी वहाँ वहाँ पे इस तरह का एक फिनोमिना या फिर इस तरह का एक इंटर कनेक्शन या इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज थिंग्स विल बी विजिबल। और यही चीज़ थी जिसको उन्होंने सिस्टमेटिक साइंस या फिर जिसको उन्होंने यूनिवर्सल साइंस के नाम से बोला था कि द टाई विच यूनाइट दीज फिनोमिना, दीज रिलेशनशिप, दे एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बीइंग। और अगर आप पूरे ग्लोब को एज अ होल देखोगे तभी आप ये जो स्कैटर्ड जगह पे सेम तरह का फिनोमिना हो रहा है आप इसको लिंक कर पाओगे। सो यही यूनिवर्सल साइंस इनका था, ठीक है। तो इन्होंने मतलब अभी देखो, मैं चाह रही हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझो कि हमबोल्ट क्या बोलना चाह रहे थे जब वो यूनिवर्सल साइंस के बारे में बोल रहे थे। हमबोल्ट ने इस पे जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट दिया था, हमबोल्ट का कहना था कि ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी अभी हम इसको 2 बार रिपीट कर चुके हैं कि जो पूरी अर्थ है ये एज एन ऑर्गेनिक होल है, ठीक है। ये पूरी अर्थ एज एन ऑर्गेनिक होल है जो इंटरडिपेंडेंट फिनोमिना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट फिनोमिना में नेचर एंड मैन दोनों को लिया, विच मीन्स कि अभी कभी कभी जब आपने सुना होगा कि हम या तो सिर्फ नेचर की बात करते हैं, अभी पिछले भी हमने 2 लेक्चर्स में बात करी थी कि या तो मैन नेचर से कंट्रोल है या फिर नेचर मैन से कंट्रोल है, विच मीन्स इधर इट इज़ डिटर्मिनिज्म और इधर इट इज़ पॉसिबिलिज्म। तो हमबोल्ट ने इस डाइकोटमी जो ड्यूलिज्म था, जो वेरेनियस ने दिया था, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। ही रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूलिज्म बिटवीन द मैन एंड द फिजिकल वर्ल्ड, सेइंग दैट ऐसा कुछ नहीं है, मैन इज अ पार्ट ऑफ द नेचर, मैन एज अ पार्ट ऑफ द नेचर। यू डू एनी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, जब आप नेचर की स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली नेचर के अंदर वेजिटेशन के साथ में आप मेन की स्टडी करोगे। सो दैट वाज गिवन बाय हमबोल्ट, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था कि जो मतलब ऐसा हो सकता है कि प्लांट या एनिमल एक छोटा इम्पैक्ट डालते हों नेचर के अंदर, बट मैन विद इट्स कंट्रोलिंग फोर्सेस, विद इट्स एक्टिविटी ऑफ माइंड, हमारा इंटेलेक्ट, सिविलाइजेशन, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा कैपेसिटी टू अडेप्ट इनटू ऑल द क्लाइमेट, हमारा इनफैक्ट एक ज़्यादा एसेंशियल एसोसिएशन होता है टेरेस्ट्रियल लाइफ से। वेजिटेशन तो कम्प्लीटली डिटर्मिनिज्म पे है, उन पे तो कम्प्लीटली नेचर का कंट्रोल है, बट मैन एज ए बीइंग ऑफ द पार्ट ऑफ द नेचर, मैन नेचर का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी वो नेचर को अपना इम्पैक्ट भी दे रहा है इन रिटर्न। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक यू आर लिटिल कन्फ्यूज्ड। मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, इन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ है वो एक ऑर्गेनिक होल है, और इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ वेजिटेशन या नेचर की बात नहीं करते हैं, या फिर इस चीज़ में कोई ड्यूअलिज्म, कोई दोहरी राय नहीं है कि या तो आप सिर्फ नेचर के बारे में बात करोगे या आप सिर्फ मैन के बारे में बात करोगे। ये जो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में जो डिवीजन लाया गया है ये गलत है। मैं इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता हूँ। जब भी आप नेचर की या नेचर एज एन ऑर्गेनिक होल, अर्थ एज एन ऑर्गेनिक होल, अर्थ को इन्होंने बोला था कि पूरा ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है, इवॉल्व करती है ये अपने साथ में। तो अर्थ जो ऑर्गेनिक होल है इसके अंदर नेचर एंड मैन दोनों का साथ में स्टडी होता है, और दोनों का एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेडनेस एंड रिलेशनशिप है। और ये जो रिलेशनशिप है नेचर का मैन के साथ में या अर्थ का नेचर एंड मैन के साथ में, ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये फैक्टर्स मुझे जहाँ जहाँ पे भी मिलेंगे वहाँ पे मुझे इसी तरह का एक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ व्हाट ही सेड कि ये जो फिनोमिना होते हैं, ये जो इंटरकनेक्शन बिटवीन फिनोमिना है, इट अकर टुगेदर इन प्लेसेस जहाँ, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न है आपको वहाँ पे दिखेगा जहाँ जहाँ पे इस तरह की पर्टिकुलर सिचुएशंस अराइज होती हैं। सो दैट वाज द हमबोल्ट्स पॉइंट। तो हमबोल्ट का जो पॉइंट है, बस आप ये समझो कि इन्होंने किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं दिया था। इन्होंने मतलब पूरी ज्योग्राफी को एज ए नेचुरल वर्ल्ड को ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में माना था इन्होंने, ठीक है। तो ये था इनका मेजर। इनकी जो स्टडी थी वो इम्पेरिकल एंड इंडक्टिव दोनों थी, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लांट, एनिमल, रॉक, बाकी फिजिकल एस्पेक्ट पे डेटा को क्लासिफाई करा, डेटा को इंटरप्रेट करा, और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस इन्होंने करी थी उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को इन्होंने क्लाइमेट के साथ में, एल्टीट्यूड के साथ में इन्होंने लिंक करा, इन्होंने स्टडी करी, एक उन्होंने जनरलाइज्ड थ्योरी दी। सो इनके हिसाब से जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसेस ऑफ साइंस होता है, विच इज़ अनदर डाइकोटमी, कि या तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ आप
जो जनरल लॉ बना के एक मतलब आपने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि बस ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब विच इज़ विदाउट द इम्पेरिकल स्टडीज़। तो ये जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव प्रोसेस ऑफ साइंस होती है, हमबोल्ट ने इसके बीच की बाउंड्री भी नहीं एक्सेप्ट करी थी। इन्होंने बोला कि मैंने ऑब्जर्वेशन करी है, विच मीन्स मेरा तो इम्पेरिकल इंडक्टिव मेथड भी है, और मैंने उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जनरल लॉज को डिफाइन करा है। तो ये इनका बोलना था। तो इन्होंने किसी भी तरह का ड्यूलिज्म या डाइकोटमी को कभी एक्सेप्ट नहीं करा था। इनका जो जनरल फोकस था वो यही था कि डिफरेंट एरियली अरेंज्ड फिनोमिनाज हैं, ये एरियली अरेंज्ड फिनोमिनाज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और इनका क्लाइमेट या डिफरेंट फैक्टर के साथ में रिलेशन रखते हुए एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मुझे दिखाई देता है। ये इन्होंने बात करी थी, ठीक है। तो इनके, ये तो हमबोल्ट की बात हो गई है। एंड इन्हीं के साइड में, इन्हीं के पैरेलल के अंदर कार्ल रिटर चल रहे थे। हमबोल्ट का बर्थ कब हुआ था? 1769 को। तो रिटर उनसे जूनियर थे, रिटर उनके 10 साल छोटे थे, और रिटर का जो लाइफ है वो हमबोल्ट की लाइफ से काफ़ी डिफरेंट है। इनिशियल लाइफ इनका काफ़ी सिंपल था, सिंपल मतलब सेम था, आई मीन टू से कि जो रिटर हैं वो भी हमबोल्ट के कंटेम्प्रेरी हैं, 10 साल छोटे थे। 1779 के अंदर एक काफ़ी अच्छी खासी फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। इनके फादर एक फिजिशियन थे, लेकिन जब रिटर 5 साल के थे तो इनके फादर का डेथ हो गया था। सो इनकी मदर को काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुए थे पढ़ाई करने में। मतलब देखो, हमबोल्ट ना एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, बट रिटर के साथ वो नहीं था। बट रिटर वॉज वेरी लकी कि एक क्रिश्चियन साल्जमान करके एक जर्मन एजुकेशनिस्ट थे। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन दी further studies or the further discoveries that the Ritter has had. सिंस ये क्रिश्चियन साल्जमान एक एजुकेशनिस्ट थे, तो उस वक्त में क्या है ना कि एक रोट लर्निंग चलती थी, जिसको हम अभी भी मैं आपको बोलती हूँ कि रट्टाफिकेशन मत करो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्व द थिंग्स। जियोग्राफी को अपने आसपास की चीज़ों से लिंक करके देखोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगी। एंड सेम थिंग ही ऑल्सो वॉज इन टू दैट टाइम रोट लर्निंग होता था कि आप समझो मत, अंडरस्टैंड मत करो, सेल्फ एक्सपीरियंस मत करो, बट जो किताब में लिखा है उसको रट लो और एग्जाम में छाप के आ जाओ। बट ये है जो साल्जमान थे, इन्होंने एक डिफरेंट प्रिंसिपल पे एक स्कूल खोला था, जिसके अंदर जो यंग क्लियर माइंड के छोटे बच्चे होते थे उनको ये सिखाया जाता था कि आप केयरफुल ऑब्जर्वेशन करो इसकी, ठीक है। तो यंग रीडर को इन्होंने सेलेक्ट करा था, और यंग रिटर को इन्होंने इस तरीके से ट्रेन करना स्टार्ट करा था। तो रिटर जो है ना, ये एक ट्रेन्ड जियोग्राफर थे स्टार्टिंग से। मतलब हार्टशॉ ने ये बोला है कि प्रोबेबली नो स्टूडेंट ऑफ हिज टाइम फॉर फ्यू सिंस हैव बीन सो स्पेसिफिकली ट्रेन्ड फॉर जियोग्राफी एज इट हैज़ बीन फॉर रिटर। रिटर को ये स्टार्टिंग से, बचपन से ये चीज़ सिखाई गई थी, ऑब्जर्व करवाई गई थी, उस पर एक्सप्लोर करवाया गया था। उनके टीचर्स ने इन चीज़ के लिए इनकरेज करा कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर, और यही इनका आइडिया था, जहाँ से इन्होंने जो आइडिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने लिया था। यह इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, एंड दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द चाइल्डहुड। इनकी स्कूल में ट्रेनिंग हुई थी पूरी, सो दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज अ ट्रेन्ड जियोग्राफर टू ऑब्जर्व मेन का रिलेशनशिप विद हिज नेचर सराउंडिंग। तो ये इनकी ना अप्रोच रीजनल थी। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये किसी एक रिच पर्सन के 2 बच्चों को पढ़ाते भी थे। उसके बाद में उनके साथ में ये कॉलेज में भी गए थे, जहाँ से इनकी कॉलेज की फंडिंग भी होती थी। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अर्थ का रिलेशनशिप, मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक छोटे एरिया में बात कर रहे थे, ये रीजनल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। इन्होंने हमबोल्ट की तरह बहुत एक्सप्लोरेशन नहीं करी थी, बहुत रिसर्च नहीं करी थी, बहुत मतलब डिफरेंट एडवेंचरस ट्रिप पे नहीं गए थे। बट इनका जो था, जो भी इन्होंने पढ़ा था, जो भी बाकी लोगों ने ऑब्जर्व करा था, उस ऑब्जर्वेशन से ये कुछ नई चीज़ निकाल के अपनी स्टडी के अंदर लेके आते थे। तो इन्होंने एक न्यू स्टाइल ऑफ रीजनल जियोग्राफी प्रेजेंट करी थी, जिसके अंदर ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया की कंप्लीट स्टडी करते थे। उसमें जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, हर एक एस्पेक्ट की थ्रू शिफ्टिंग एंड सिंथेसिस उसकी स्टडी करते थे, उसका पूरा एक व्यू पॉइंट, एक एक्सप्लोरेशन देते थे। बट दैट वाज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में ये बात करते थे। तो
इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक न्यू साइंटिफिक ज्योग्राफी प्रेजेंट करने की कोशिश करी थी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट देती थी, विच मीन्स कि होल इज़ रिफ्लेक्टेड इन ऑल इट्स पार्ट। इन्होंने बट पता है इन्होंने जैसे हमबोल्ट का था ना, तो हमबोल्ट की तरह इन्होंने पूरी यूनिवर्सल की बात नहीं करी थी, बट इन्होंने कभी उसको अपोज भी नहीं करा था। इनका कहना था कि कि मैं एक पर्टिकुलर प्लेस का कोई एक इन्वेंटरी नहीं बनाना चाह रहा कि वहाँ पे क्या है, लेकिन सिर्फ लॉ कैसा जा रहा है कि जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव द मेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉ ऑन द थिंग, आप उसमें क्या फैक्ट हैं क्या फिगर है इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। एक लॉ ऐसा होना चाहिए जो लोकल एक जनरल फिनोमिना दोनों चीज़ों को, जैसे हमने बताया ना कि एक लोकल चीज़ है उसको आपको जगह जगह पे मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि ये जो लोकल फिनोमिना हो रहा है ये एक जनरल स्टडी से, एक जनरल फिनोमिना ऑन द अर्थ ऑफ सर्फेस से लिंक होना चाहिए। तो अगेन देखो इन्होंने यूनिवर्सलिज्म की या यूनिवर्सल ज्योग्राफी की काट नहीं करी है जो हमबोल्ट ने बात करी थी। तो इन्होंने
रिटर जो है ये जनरली एक एम्पेरिकल या फिर डिस्क्रिप्टिव साइंस में थे। इन्होंने ज्योग्राफी को एज एन अर्थ साइंस माना था, जिसके अंदर किसी भी प्लेस की जो लोकल कंडीशंस या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वहाँ पे टेम्पोरल, फॉर्मल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के रिलेशनशिप के अंदर होती हैं। और पहला फीचर टोपोग्राफिकल होता है। तो ये इन्होंने पूरा अर्थ के सरफेस के नेचर डिवीजन, कहाँ पे टोपोग्राफी प्लेन एरियाज़ की है, कहाँ पे प्लेट्यूज़ की है, कहाँ पे वैलीज़ की है, कहाँ पे माउंटेन्स की है, इन सारी चीज़ों को इन्होंने स्टडी करी थी। बट इनकी स्टडी होल अर्थ एज ए होल या फिर अर्थ एज एन ऑर्गेनिक थिंग नहीं थी। इनकी स्टडी रीजन पे, एक पर्टिकुलर रीजन पे थी। इन्होंने कॉन्टिनेंट की अलग स्टडी करी, एशिया की अलग स्टडी करी, यूरोप की अलग स्टडी करी। इन्होंने सबको एक मिक्स, एक यूनिवर्सल लॉ में नहीं लाए थे। इन्होंने रीजनल सब डिविजन्स बनाए थे, एंड दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन हिम एंड दी हम्बोल्ट। इन्होंने एक सेंट्रल थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी दी थी, जिसमें इन्होंने बताया कि जितने भी इवेंट होते हैं उन सब का एक रिलेशनशिप है द नेचर एंड द नेचर ऑफ द ह्यूमन काइंड ऑल्सो। तो इन्होंने ना एक ये बुक दिया था अर्धकुंड करके, ERD अर्धकुंड करके एक बुक दिया था, जिसका जनरल जो मतलब होता है वो होता है कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो इससे पहले हम्बोल्ट ने एक बुक दिया था जिसका नाम था ERDBESCHREIBUNG अर्सबंग करके कुछ एक बुक का नाम था। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स इन द नोट्स सो यू कैन सी दैट। बट इसका मतलब था, जो हम्बोल्ट ने बुक दिया था इसका मतलब था अर्थ्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इनके अर्धकुंड का मतलब था अर्थ साइंस। ठीक है, तो थी दोनों सेम ही चीज़ें, बट कहीं ना कहीं रिटर की राइटिंग के अंदर हम्बोल्ट का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली आता है। तो इनकी जो स्टडी थी वो थी कि अर्थ एज ए होम ऑफ द मैन। तो यहाँ पे जो रिटर थे, इनका जो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट था ना, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल था इनका। इनके हिसाब से देयर इज़ अ फंडामेंटल यूनिटी इन बायोलॉजिकल एंड अनइंटरप्टेड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द हैबिट, जो इन विच मैन गिव स्कल्प्स टू हिट्स कल्चरल एनवायरनमेंट। कि आपका एक उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उस हैबिटेंट के अंदर मैन का एंड नेचर का किस तरीके से अनइंटरप्टेड रिलेशनशिप है। मैन अपना कल्चरल एनवायरनमेंट वहाँ पे बनाता है, वेरेस जो नेचर है वो अपना एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट वहाँ पे बनाता है। ठीक है, बट इन्होंने हम्बोल्ट और रिटर के अंदर ना एक डिफरेंस था। रिटर ना एक थियोलॉजिस्ट था। थियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? टेलेलॉजिस्ट, सॉरी नॉट थियोलॉजिस्ट, टेलेलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? टेलेलॉजिस्ट वो होता है जो मतलब इस चीज़ पे बिलीव करता है कि एक डिवाइन ने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करा है और अर्थ का जो पर्पज़ है वो सिर्फ मैन की नीड को सर्व करने के लिए है। उसको हम टेलेलॉजिस्ट बोलते हैं। तो रिटर का आइडिया जो था वो एक मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली साइंटिफिक नहीं था, इनका साइंटिफिक था, बट इनका आइडिया ज़्यादा थोड़ा सा अर्थ एज फॉर दी सर्विस ऑफ मैन के हिसाब से ज़्यादा था। तो इनको लगता था कि जितने भी फीचर्स, फिनोमिनाज ऑन जो अर्थ पे हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिक थिंग है, वो इस पूरी अर्थ को ग्रो कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, इन इट इज़ मेकिंग इट मोर एंड मोर परफेक्ट। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एज एन ऑर्गेनिक लिया था, नॉट एज ए मशीन। हम्बोल्ट ने भी तो यही बोला था, हम्बोल्ट ने भी ऑर्गेनिक ही बोला था, रिटर ने भी यहाँ पे ऑर्गेनिक ही बोला था कि भाई अर्थ ऑर्गेनिक ही है। बट हम रिटर का ये व्यू था कि अर्थ एज ए होल अपना खुद का ग्रो कर रही है और परफेक्शन की तरफ जा रही है। हम्बोल्ट का जो व्यू था, इन्होंने क्या करा था, इनका डीप फेथ था भगवान के अंदर। तो रिटर का आइडिया ऑर्गेनिक यूनिटी का डीप फेथ इन क्रिश्चियनिटी से आया था कि जो अर्थ है ये एक डिवाइन क्रिएशन है, एक भगवान का दिया हुआ क्रिएशन है, और हर एक चीज़ जो अर्थ पे भगवान ने बनाई है वो मैन की नीड को सर्व करने के लिए ही बनाई है। तो उनके हिसाब से जैसे कि बॉडी है विच इज़ हमारी सोल, जैसे एज द बॉडी इज़ मेड फॉर द सोल, ठीक है, सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी बनी हुई है, वैसे ही ये जो फिजिकल ग्लोब है ये मैनकाइंड के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम्बोल्ट और रिटर दोनों ने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी या फिर ऑर्गेनिक अर्थ का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली एक्सेप्ट करा था, डिफाइन करा था, बट ये है कि उनका रीज़न अलग था। हम्बोल्ट पूरे के पूरे साइंटिफिक पे थे कि नहीं, इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, बट रिटर भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंटी साइंटिफिक बात कर रहे थे। क्या बात तो ये भी रेशनली कर रहे थे, इन्होंने जो भी आइडिया दिया सब रेशनल आइडिया दिया था, बट हाँ इनका जो ओरिजिन ऑफ आइडिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट था यहाँ पे।
तो रिटर ने यहाँ पे ना 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, 3 फंडामेंटल फैक्ट दिए थे ज्योग्राफी के। ये 3 फंडामेंटल फैक्ट में पहला था यूनिकनेस। आपको समझ आ रहा है ना क्या पढ़ रहे हैं? आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज इट इज़ पॉसिबल। यूनिकनेस ऑफ अर्थ इन दी यूनिवर्स, दैट इज़ इनका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट इनका था कि अर्थ एज होम ऑफ मैन, ठीक है, यूनिक क्रिएचर, मैन का घर है ये। पहला तो है कि अर्थ यूनिवर्स में खुद ही एक यूनिक है, फिर है कि इस यूनिक अर्थ पे एक यूनिक मैन है, और तीसरा था कि इनका जो रिलेशनशिप है, फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज़ द रिलेशन, किस तरीके से आप जियोग्राफिक फैक्ट को एक्सप्लेन करते हो, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो तीसरा इनका था कि फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ होस्ट इन जियोग्राफिक। राइटिंग पे मेरी बिल्कुल मत जाना, आई एम नॉट हैबिचुएटेड टू राइट विद दिस पेन, तो ये ऐसे ही जा रही है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट दिए थे कि यूनिवर्स में अर्थ यूनिक है और इस अर्थ पे मैन का एक यूनिक क्रिएचर है, और इस मैन के लिए हम स्टडी करते हैं कि अर्थ पे डिफरेंट ज्योग्राफिक फैक्ट जो हैं, जो डिफ्रेंसिएशन इन कैरेक्टर हैं, कि वर्ल्ड की डिफरेंट लैंड यूनिट पे, विच मीन्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे किस तरीके डिफरेंट फीचर्स हमको दिखाई देने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था। तो रिटर ने जियोग्राफी को बोला कि हाँ, होनी तो ये एम्पिरिकल साइंस ही होनी चाहिए, बट आप जो रेशनल प्रिंसिपल्स निकालते हो वो ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से ही जाके निकालो क्या। तो रिटर ने ये भी बोला था कि लेट अर्थ टेल इटसेल्फ, कि वी मस्ट, इन्होंने बोली थी कि वी मस्ट आस्क दी अर्थ इटसेल्फ फॉर इट्स लॉज, कि हमको अर्थ को ही बताने दो कि उसके क्या लॉज हैं, किस तरीके से वो खुद को स्टडी करवाना चाह रही है। तो ये था। बट रिटर का जो अप्रोच था वो पूरा का पूरा रीजनल अप्रोच था। यहाँ पे वो रीजनल जियोग्राफी के पायोनियर थे इन्होंने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टमेटिक विच इज़ अवर यूनिवर्सल जियोग्राफी के अगेंस्ट में थे। क्या इन्होंने बोला कि दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। आप रीजनल एंड सिस्टमेटिक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल जियोग्राफी जो होती है वो आपका वहाँ पे नेचर का और उसके साथ मैन का क्या रिलेशनशिप है, इसका क्या कैरेक्टर है, कहाँ पे लोकेशन है, डिफरेंट क्या कैटेगरीज है, इसके बारे में बात करती है। और रीजनल जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करती है कि इस पर्टिकुलर एरिया का नेचर एंड कंटेंट क्या है, इसके बारे में बात करती है। वेरे जो सिस्टमेटिक या यूनिवर्सल, जो कि हम्बोल्ट ने बताया था, ये पूरे वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड वाइड जनरलाइजेशन की बात करती है। तो ये चीज़ रिटर ने एक्सेप्ट भी करी थी कि यार देखो, हम्बोल्ट तो बहुत एक्सप्लोरेशन पे गया था, एडवेंचरस ट्रिप पे गया था, उसने बहुत ऑब्जर्वेशंस करी थी। मैं इतनी गया नहीं हूँ, मेरे पास डेटा की कमी है। आई हैव द लेक ऑफ डेटा जो वर्ल्ड वाइड जनरलाइजेशन करने के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है कि हाँ, नाउ यू कैन प्रेजेंट द स्टडी। आई हैव लोकलाइज्ड डेटा, रीजनल डेटा, सो दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इनटू द रीजनल अप्रोच, ठीक है। तो एक ना रिटर वर्सेस हम्बोल्ट का जो एक हमारा फाइट होता है, उसमें एक चीज़, अच्छा उससे पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिटर, क्योंकि देखो रिटर ने क्या, टेलेलॉजिस्ट था ना, वो सब बोला था कि अर्थ एक डिवाइन क्रिएशन है, मैन की सर्विस के लिए ही अर्थ पे सारे फीचर्स बनाए हुए हैं। तो इस पे इन्होंने ना इसको लाइक हमारे डे से जोड़ा था, लाइक ही सॉ द एविडेंस ऑफ गॉड्स पर्पस। कैसे देखा? उन्होंने बोला कि जो एशिया है ये सनराइज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्ली सिविलाइजेशन आया था, सबसे पहला विच इज़ मीन्स लाइक द स्टार्ट ऑफ द डे, द अर्ली सिविलाइजेशन एशिया के अंदर आई थी। उसके बाद इन्होंने अफ्रीका को बोला कि अफ्रीका जो है वो नून है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेन फीचर्स जैसे कि सहारा है, इतना फीचर है, देयर इज़ ए यूनिफॉर्मिटी ऑफ द क्लाइमेट ऑल्सो, विच इज़ नॉट अफ्रीका के अंदर क्लाइमेट एक्सट्रीमली डाइवर्स है, फ्रॉम ड्राइएस्ट डेजर्ट टू दी वेटेस्ट एरिया है वहाँ पे, ठीक है। फिर इन्होंने यूरोप को बोला था कि यूरोप जो है वो सनसेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिविलाइजेशन एडवांस कर रही है, यहाँ पे मैन डेवलप कर रहा है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द डे, विच मीन्स द डे हैज़ प्रोसीड्स। बट यहाँ पे जब नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी हुई थी उसी टाइम के आसपास में, तो इन्होंने बोला था कि नॉर्थ अमेरिका एक न्यू सनसेट है, ठीक है। तो ये इन्होंने थोड़ा सा एक, मतलब वो टेलीलॉजी थी बट एंटी साइंटिफिक नहीं थे, उन्होंने कभी भी इरेशनल बात नहीं करी है, विदाउट एनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन उन्होंने कोई भी बात नहीं बोली थी। हाँ, बस उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा, अब एक जो फाइट आती है वो आती है हम्बोल्ट एंड रिटर की, कि किसने क्या बोला, कौन सही था कौन गलत था।
हम्बोल्ट और रिटर दोनों ने ज्योग्राफी को एज ए यूनिफाइड साइंस देखा था। हालांकि हम्बोल्ट ने इसको पार्टली दोनों की एक्चुअली अगर आप पूरी स्टडी करोगे ना हम्बोल्ट एंड रिटर की, इनफैक्ट इससे ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। इनकी स्टडी के अंदर ये था कि दोनों ने ही रीजनल एंड सिस्टमेटिक पे इक्वली फोकस करा था। और एक चीज़ इन दोनों ने बोली थी कि जब आप फिजिकल एनवायरनमेंट की या नेचर की बात करते हो तो उसमें मेन की इक्वली बात होगी। मैन इज़ ए इक्वल पार्ट इनटू द स्टडी ऑफ, चाहे रीजनल हो चाहे यूनिवर्सल हो। रीजनल ज्योग्राफी जो रिटर ने दी थी वो इस चीज़ पे एम्फेसिस करती है, सुन रहे हो ना ध्यान से, ओके सुनते जाओ। रीजनल ज्योग्राफी जिस पे रिटर ने एम्फेसिस करा था, इस पे इन्होंने बोला था कि अर्थ में किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे क्या स्पेशल पैटर्न है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। और जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या यूनिवर्सल ज्योग्राफी जो हम्बोल्ट ने दी थी, इस पे इन्होंने बताया था कि क्या स्पेशल वेरिएशन है डिफरेंट लोकेशंस पे, क्या पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर डाइवर्स फिनोमिना, ये इन्होंने बात करी थी। तो हमको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, रिटर ने रीजनल, आर फॉर रिटर, आर फॉर रीजनल ज्योग्राफी। एंड रीजनल ज्योग्राफी मतलब एक रीजन की, आप एक कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो, उसी में सारी स्टडी कर रहे हो। एंड हम्बोल्ट ने बहुत घूमे थे, बहुत पैसे थे, बहुत एडवेंचर करा था, इन्होंने बात करी थी यूनिवर्सल ज्योग्राफी की, जिसको हम सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भी बोलते हैं, कि पूरा एक यूनिवर्सल लॉ है, एक स्पेशल पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हम्बोल्ट और रिटर जो हैं आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। इनफैक्ट रिटर अपनी स्टडी का एक मेजर कंट्रीब्यूशन, या जो मेजर आप बोल सकते हो ना कि ग्रैटिट्यूड जो है वो हम्बोल्ट को देते हैं, कि हम्बोल्ट के बिना उन्होंने शायद इतनी स्टडी नहीं करी होती। तो ये जो एक फ़ाइट होती है कि हम्बोल्ट ने और रिटर ने, हम्बोल्ट पूरा यूनिवर्सल पे था, रिटर पूरा रीजनल पे था, दैट इज़ रॉन्ग। दोनों ने एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा था। एंड रिटर वेरी फ्रेंकली सेड कि मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि मैं पूरा आपको बता सकूं क्या। तो ये एक था, राइट, दिस इज़ इट। तो ये बट आगे ना डिसाइफल्स दिखेंगे आपको जब हम आगे अभी पढ़ेंगे ना, देन यू विल सी कि देयर आर सम डिसाइफल्स ऑफ रिटर। बट हम्बोल्ट के ऐसे डिसाइफल्स थे नहीं है। हम्बोल्ट ने कोई एक स्कूल नहीं फाउंड करी थी, एक कॉन्सेप्ट दे दिया था, उस कॉन्सेप्ट को बाद में पिक कर लिया गया था। बट इनके ऐसे डिसाइफल जो होते हैं ना कि शिष्य जिन्होंने इनके साथ में काम करा, जिन्होंने रीडिस्कवरी करी, ऐसा नहीं था। रिटर का पूरा एक स्कूल डेवलप करा था इन्होंने, एक इनका स्ट्रीम ऑफ फॉलोवर्स था, जिन्होंने ना सिर्फ जर्मनी में बट आउटसाइड ऑफ जर्मनी ऑल्सो रिटर के कॉन्सेप्ट को स्प्रेड करा था, रिटर के कॉन्सेप्ट को आगे बताया था और उसको रीडिस्कवर करा था। तो ये था। तो बट कुछ भी बोले लोग कि फाइट थी दोनों में या दोनों राइवलरी थे, ऐसा नहीं था। दोनों ने एक कंप्लीट एंड मॉडर्न प्रोग्राम ऑफ ज्योग्राफी को प्रेजेंट करा था हमारे सामने, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो यूनिवर्सल हो। तो ये हमारा रिटर वर्सेस हम्बोल्ट का कंट्रोवर्सी, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या है, और जब आप समझ लेते हो ना कि दोनों ने किस तरीके से स्टडी करी है, दोनों का लाइफ किस तरीके से आगे मूव कर रहा था, देन इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर ऑल्सो, आई गेस। वेल, चलो फिर दिस इज़ इट। आज हम्बोल्ट एंड रिटर का एक हो गया। अब हमारा बचता है जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, हमारा फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, अमेरिकन एंड हमारा रशियन स्कूल ऑफ थॉट बचता है। ठीक है, वन बाय वन इसको करेंगे। जैसे जर्मन स्कूल के अंदर पैशल, टेचल, रिच्टहोफन, हेटनर, इनकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इनको एक बार थोड़ा सा समझ लोगे ना तो हल्की फुल्की अब क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। तो अगले वाले में हम ये सारे स्कूल ऑफ थॉट फिनिश कर देंगे और उसके अगले वाले लेक्चर में हम पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।